जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये जो स्पेशल वीडियो है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन, हिंदी में कहें तो शारीरिक शिक्षा के सब्जेक्ट ले। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 13 मार्च 2023 को आपका फिजिकल का जो सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए हम आपकी तैयारी ऑलरेडी अच्छी तरीके से करवा चुके हैं और आपकी तैयारी को और भी नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हुए इस वीडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, इस पेपर को कंप्लीटली आपको लाइन टू लाइन इवन वर्ड टू वर्ड आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आपके फिजिकल के बोर्ड के एग्जाम के लिए आपकी तैयारी एक नंबर की हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 4 है और ये इस पेपर का पार्ट नंबर 1 होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। लेकिन शुरुआत करने से पहले हम पेपर के पैटर्न पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि अभी भी बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपना पेपर का पैटर्न नहीं समझा हुआ। ठीक है, तो पेपर आपका 3 घंटे का आएगा। पेपर की वेटेज आपकी 70 मार्क्स की होगी, क्योंकि 30 मार्क्स से आपका इसमें प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, पेपर में टोटल आपके जो क्वेश्चन हैं 37 होंगे। ठीक है, और पेपर आपको 10-15 पे मिल जाएगा। 10:30 से 1:30 बजे तक आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, पेपर मेनली आपका 5 खंड में डिवाइड होगा। टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 37, जिसमें खंड ए में आपके क्वेश्चन 1 से लेके 18 तक होंगे 1 नंबर के एमसीक्यू। ठीक है, खंड बी में आपके 19 से 24 2 अंक के 6 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको कोई 5 करने हो तो एक चॉइस आपको 2 नंबर में मिल जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से खंड सी में आपके 25 से 30 जो है वो 3 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी आपको कोई 5 ही करने हैं और एक चॉइस आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, खंड डी में आपके 4-4 अंक के क्वेश्चन होने वाले हैं। ये केस स्टडी वाले होंगे सभी के सभी। और खंड ई जो रहेगा, इसमें 34 से 37 यानी कि 5 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन होंगे और इसमें से आपको कोई 3 करने होंगे। यानी कि आपको लिटरली मैं बताऊं, इस बार आपको 2 नंबर में एक चॉइस मिल जाएगी, 3 नंबर में एक चॉइस मिल जाएगी और 5 नंबर में एक चॉइस आपको यहाँ पे मिलने वाली। तो टोटल 3 चॉइस मिलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पेपर को 2 पार्ट में समझेंगे। इस वीडियो में आपका खंड नंबर ए और खंड नंबर बी, इन दोनों को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे आज के इस वीडियो में। बाकी खंड सी डी और ई, इसके लिए अलग से पार्ट नंबर 2 बना दिया जाएगा। उसमें आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे हम अपने आज की इस वीडियो की। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने पेपर के पैटर्न को यहां से देख सकते हैं। सेक्शन ए है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन नंबर ई के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों अपने सेक्शन नंबर ए के बारे में, जिसमें हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले। ठीक है, तो आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, क्या सर, कि अभी हम करेंगे टोटल 18 एमसीक्यू वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सभी क्या करें कि इन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर या तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर मन ही मन में बता सकते हैं। बस आपको आंसर करना है, कैसे भी करें। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जब वीडियो एंड होगी तो आप मुझे बताना जरूर एकदम ईमानदारी से कि हाँ सर, हमने 18 में से इतने जो क्वेश्चन थे उनका आंसर सही दिया था। ठीक है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन से, जिसमें आपका रहेगा एक इस तरीके का चित्र। कोई भी चित्र आ सकता है, उसके आधार पे जो किताब में दिए रहेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि कहीं से भी आ जाएगा, मतलब किताब से दिया हुआ। तो पहला दिया हुआ है आसन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक जो पैर है इसका वो हाथ के पास में है। ठीक है, और इस तरीके से नाक पे और हाथ पे इसने उंगली रखा हुआ है। तो ये किस आसन को दर्शाता है? अनुलोम विलोम को, कपालभाति, मुकुंदासन या फिर गौमुखासन? तो ये दर्शाता है बच्चों अनुलोम विलोम को। किसको दर्शाता है? अनुलोम विलोम को। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है, हमें ना एक आसन की परिभाषा दी गई है। उस परिभाषा को पहचान के आसन देखना है कि कौन सा होगा। ठीक है, देखते हैं भाई क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है, यह योग आसन करने से शरीर ताड़ के वृक्ष के समान मजबूत बनने से यह नाम दिया गया। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर इस आसन को करेगा तो उसका शरीर ताड़ के वृक्ष के समान मजबूत बनेगा। ठीक है, इसे इंग्लिश में पालम ट्री पोज भी कहा जाता है। यह शरीर को मजबूत बनाता है, सुडौल बनाता है, साथ ही शरीर की जो लंबाई है उसे बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आपको ना क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्वेश्चन में मिल गया। क्या? ताड़ के वृक्ष के समान मजबूत, मतलब कि बात हो रही है यहाँ पे ताड़ासन की। किसकी बात हो रही है बच्चों? ताड़ासन आसन की बात हो रही है। ठीक है, अब इसी तरीके से इंग्लिश में
आइडेंटिफाई दी पोस्चर, तो यहाँ पे ये जो पोस्चर है बच्चों ये अनुलोम विलोम का, ठीक है। एंड यहाँ पे देखेंगे बाय डूइंग दिस योगासन द बॉडी बिकम्स स्ट्रॉन्ग लाइक द ट्रंक ऑफ अ पालम एंड इट हैज बीन गिवन दिस नेम दैट इज ताड़ासन, ठीक है। बाकी विशेषता आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इसमें हमसे पूछा गया है संतुलित आहार को परिभाषित करता है, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी विशेषता है जो एक अच्छे आहार की विशेषता को दर्शाता है। क्या एक आहार में सभी पोषक तत्व तो उचित मात्रा में नहीं होने चाहिए, या फिर हम जो खाना खाते हैं उसमें जो विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन ये सभी उचित मात्रा में होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है भाई, यही तो जरूरी है। क्या केवल आहार में कार्बोहाइड्रेट हो या फिर विटामिन हो या फिर केवल कैल्शियम हो, तो क्या वो संतुलित माना जाएगा? नहीं, बल्कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, जब सारे के सारे जो हमारे भोजन के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं ये एक उचित मात्रा में होंगे, तभी तो हम बोलेंगे ना कि कोई भी आहार संतुलित है, ठीक है। जैसे आप चाउमीन, बर्गर, समोसा खा लेते हैं बाहर से, क्या वो संतुलित है? कितना सारा तो उसमें ऑयली होता है, नहीं होता। आप घर का दाल चावल खाइए, वो एक नंबर का आपको खाने में लगेगा। तो यही चीजें होती है, ठीक है। डिफाइंस अ बैलेंस्ड डाइट, तो एडिकेट इनटेक ऑफ ऑल न्यूट्रिशन इन दी डाइट, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये बेसिकली बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। देखिए क्या है, मासिक रजोरोध के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, यानी कि महिलाओं में जो मासिक रजोरोध होता है इसके बारे में इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जो सही नहीं है। यानी कि यहाँ पे 3 ऐसे कारण है जो सही है, बस एक गलत है। तो यहाँ पे आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा कि भाई महिलाओं में मासिक रजोरोध क्यों होता है, क्या कारण होते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है कि महिलाओं में हार्मोन्स में असंतुलन तथा आहार में अनियमितता, बिल्कुल ठीक है बात भाई, कि जब महिलाओं में हार्मोन्स में कमी आ जाती है या फिर असंतुलन हो जाता है तभी तो होता है ऐसा, या फिर वो अपना खाना समय पे नहीं खाती है, या फिर ज्यादा खाना खाती है, या फिर टाइम से नहीं खाती है, या फिर बाहर का खाना खाती है, तो ये भी आ जाता है, आहार में अनियमितता हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ कई बार प्रजनन तंत्र में गड़बड़ियां हो जाती है, दैट मीन्स बेसिकली जब कोई महिला गर्भवती होती है उस टाइम पे वो कुछ गलत खाना खा लेती है जो उसे नहीं खाना चाहिए, तो वो सारी चीजें इसमें हो जाती हैं, ठीक है। बाकी अब देखो, जब हार्मोन संतुलित रहेंगे, ठीक है, नियमित तौर पे ये जो क्रिया है वो होती रहेगी, तो क्या कभी ऐसा होगा? नहीं होगा। तो कौन सा कारण इसमें से नहीं है? सी वाला हमारा ऑप्शन जो है बच्चों ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इंग्लिश में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द केस ऑफ मेंस्ट्रुअल एबनोरिया, तो कौन सा है? बैलेंस्ड हार्मोन्स एंड रेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्यक्तित्व के बहिर्मुखता लक्षण में शामिल है, यानी कि जो आपने बिग 5 थ्योरी के बारे में सुना था ना अपनी आपकी किताब में, ठीक है ना, तो उसी में से एक है बहिर्मुखता के लक्षण, स्पष्टता संबंधी, बहिर्मुखता संबंधी और भी बहुत सारे लक्षण थे, तो इसमें से एक हमारे सामने है बहिर्मुखता लक्षण। तो इनमें से कौन सा शामिल है उसमें? तो एक व्यक्ति इसमें यह दर्शाता है कि वो कितना ऊर्जावान है, यानी कि वो कितने तरीके से, कैसे उसकी ऊर्जा है, कैसे वो कार्य करता है, ठीक है, वो कितनी सकारात्मक भावना रखता है, यानी कि वो किसी भी चीज को कितने पॉजिटिव वे से देखता है। बहिर्मुखता यानी कि बाहर की तरफ से, ठीक है, कितनी स्वीकार करने की क्षमता रखता है, यानी कि वो किसी भी भावना को कैसे स्वीकार करता है, ये सारी चीजें हैं। वो जो बंदा है उसके अंदर कितना प्रेम भाव है, मित्रपूर्ण कैसा व्यवहार है, ये दर्शाता है बहिर्मुखता के लक्षण। किसके बारे में? एक व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी के बारे में, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, इसमें जो लक्षण दिए गए बच्चों ये सभी शामिल होते हैं हमारे, ठीक है। तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स इंक्लूड एक्सट्रोवर्जन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है भाई। चलिए अब यहां पे देखो, यहां पर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, इवन एक एक नंबर के आपके जो 4 एमसीक्यू हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे एक ही साथ में। ध्यान से समझिएगा क्या क्या सर। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है वसा, तो वसा क्या करती है भाई? वसा जो है ये शरीर के तापमान को नियमित तथा हमारे जो शरीर के कोमल अंग होते हैं, ठीक है, उनको सुरक्षा प्रदान करती है। तो आपको समझ में आया कि वसा का हमारे शरीर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, कि हमारे शरीर के टेम्परेचर को, तापमान को सही बनाए रखती है, साथ ही हमारे शरीर के कोमल अंग जो होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम पनीर की बात कर लेते, तो आपके घर में जो पनीर वगैरह बनता रहता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ को नहीं भी लगता है। तो पनीर जो है वो संतृप्त वसा का एक स्रोत है। यहाँ पे क्या है? संतृप्त वसा का स्रोत है, ठीक है। इसी तरीके से मूंगफली हो गया, सरसों हो गया, तिल हो गए,
ये असंतृप्त वसा के स्रोत होते हैं। ठीक है, कैल्शियम क्या करता है भाई, तो कैल्शियम जो है ये हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को निर्माण भी करता है, और कुछ अगर दिक्कत होती है तो उन्हें सही भी कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें किसके किसके बारे में आपको पता चला, अभी तक आपको पता चला वसा के बारे में। ठीक है, फिर आपको पता चला कि जो संतृप्त वसा होती है इसके स्रोत के बारे में, असंतृप्त वसा के स्रोत के बारे में, और कैल्शियम के बारे में। तो सारे के सारे कथन हमारे सही हैं, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फैट, चीज, और यहाँ पे जो सॉस था अनसैचुरेटेड फैट का, उसके बारे में, कैल्शियम के बारे में, ये सारे के सारे कथन हमारे यहाँ पे सही हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। यदि बड़ी संख्या में प्रतिभागी हैं या फिर देश के विभिन्न क्षेत्रों से टीमें आ रही हैं, तो आयोजक द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के टूर्नामेंट का चयन किया जाएगा। यानी कि मान लेते हैं तकरीबन जो है वो 200 के अराउंड या फिर 100 के अराउंड जो प्रतिभागी हैं, कॉम्पिटिटर्स जो हैं, ठीक है, वो खेलने के लिए आ रहे हैं खिलाड़ी, या फिर तकरीबन हम मान लेते हैं कि हमारे इंडिया से ही या फिर विदेशों से बहुत सारी टीमें, 10 से जो 20 टीमें हैं, ये सभी खेलने के लिए आ रही हैं। तो ऐसे में किस तरीके का टूर्नामेंट कोई भी कंट्री, कोई भी क्षेत्र आयोजित करेगा। क्या वो लीग टूर्नामेंट होंगे, क्या वो संयोजन, नॉकआउट, या फिर राउंड रॉबिन होंगे। तो ध्यान रखिएगा, लीग टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागी भाग नहीं लेते, बल्कि संयोजन टूर्नामेंट ऐसे टूर्नामेंट होते हैं जिसमें कितने भी प्रतिभागी आ जाए उन सभी को ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, उन सभी के खेल होते हैं। ठीक है भाई, इंग्लिश में which of the following type of tournament is selected by the organizer if there are a large number of participants of or it teams are coming from different regions of the country, that is combination tournament। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है बच्चों 7, और 7 में बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। डेफ ओलंपिक्स के आदर्श वाक्य स्थित, यानी कि डेफ ओलंपिक्स दैट मीन्स ऐसे गेम्स जो कि बहरे लोगों के लिए, बहरे खिलाड़ी जो होते हैं, जो सुन नहीं सकते, सुनने में अक्षम लोग होते हैं, सुनने वाले, सुनने में जो CWS बच्चे होते हैं, उनके लिए जो खेल खेले जाते हैं, इनमें कौन सा ऐसा वाक्य है। तो वो वाक्य होता है बच्चों, मुझे जीतने दो, ये बहादुर होने दो। ये डेफ ओलंपिक्स का आदर्श वाक्य है। लेट मी विन, लेट मी ब्रेव, यह डेफ ओलंपिक्स का एक मोटो बेसिकली। ठीक है, 8वां क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे हमें करने हैं मिलान। और मिलान कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहला दिया हुआ है बच्चों गोल कंधे के बारे में। तो गोल कंधे क्या है, गोल कंधे बेसिकली एक मुद्रा विकृति होते हैं। ठीक है, मुद्रा विकृति होते हैं। प्रथम रजोधर्म क्या होता है बच्चों, जो कि जब लड़कियां जो किशोर अवस्था में आ रही होती हैं, तो उनको जो प्रथम रजोधर्म होता है, ये क्या होता है, ये प्रथम मासिक आपके संबंध में आ जाता है। ठीक है, और महिलाओं में एक और बीमारी होती है, कौन सी, अस्थि सुशीलता की। तो ये क्या होती है, ये बेसिकली अस्थि घनत्व, यानी कि हमारी जो बोन्स होती है, हड्डियां होती है ना महिलाओं में, उनमें जब कमी आ जाती है या फिर बोन मटेरियल में कमी आ जाती है, तब ऐसा होता है। और श्वेता अभाव क्या है बच्चों, ये एक भोजन संबंधी विकार है। ठीक है, तो अब देखेंगे जिसमें पहले का डी दिया हो, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का ए दिया हो, तो मिल गया हमको ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तुम्हारा ये डी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये भी सारी चीजें पता चल गई, गोल कंधे क्या होते हैं, रजोधर्म, अस्थि, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए अब इंग्लिश में देख लेंगे। राउंड शोल्डर्स क्या है, ये पोस्टर डिसऑर्डर है। ठीक है, फर्स्ट मैसेज क्या है, ये फर्स्ट जो मैट्रिक सेल्फ, इसके बारे में। ऑस्टियोफोर्सियस, ये बोन मटेरियल जब डिक्रीज होता है तब होता है। और लॉस ऑफ एप्लेट, दैट इज ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, तो डी हो जाएगा। ओके, अब ना ध्यान से समझना एक क्वेश्चन क्या है कि सामान्य बॉडी मास इंडेक्स की सीमा क्या होती है, यानी कि BMI, सामान्य बॉडी मास इंडेक्स, इसकी सीमा क्या है, 18.5 एंड 24.9, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 34.9। क्या है बॉडी मास इंडेक्स की एक सही सीमा, सामान्य सीमा, तो वो है 18.5 से 24.9। ठीक है, ये चीज है। What is the range of normal body mass index, that is 18.5 से 24.9। ओके बच्चों, चलिए अब ना यहाँ पे आपके जो कथन है, ये अभिकथन और कारण वाले जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपके मैं यूं कह सकता हूं कि 1 नंबर के
3 से 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से समझिएगा, अवकेथन क्या कहता है? अवकेथन कहता है बेसल चयापचय दर, जिसे हम क्या बोलते हैं? BMR। ठीक है, तो BMR की गणना कैसे की जाती है? इसको मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली विधियां होती हैं मिफ्लिन सेंट जीएस समीकरण 1900 का। ठीक है, दैट मीन्स अगर हमें किसी व्यक्ति की बेसल चयापचय दर, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर हमें गणना करनी है उसकी, तो उसके लिए हम एक विधि का उपयोग करते हैं जिसका नाम होता है मिफ्लिन सेंट जीएस समीकरण। ठीक है, तो एक आपका ये कंप्लीट हो गया। अब ये जो गणना है वो दो तरीके से होती है, एक पुरुषों के लिए एक महिलाओं के लिए। तो पुरुषों के लिए बीएमआई निकाला जाता है 10 × 5 हार, जो कि रहेगा किलोग्राम में। ठीक है, प्लस में 6.5 इंटू ऊंचाई, जो कि सेंटीमीटर में रहेगी, फिर माइनस कर देंगे 5 इंटू आयु वर्ष में, और उसके बाद में इस तरीके से प्लस 5। महिलाओं के लिए बीएमआर कैसे निकाला जाता है? तो 105 भार, नहीं, ये 10.5 है बेसिकली। ठीक है, ये भी 10.5 ही है, कैसे समझ लीजिए, ये भी जो है ना, ये भी आपका 10.5 भार है। ठीक है, किलो में रहेगा ये भी, प्लस में आपका 6.25 ऊंचाई सेंटीमीटर में, और इस तरीके से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले क्या बताया गया कि ये विधि है, और इसी विधि में पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए इस तरीके से मापा जाता है। मतलब ये हमारा सही होगा कि यहाँ पे दोनों ही सही है। क्या इंग्लिश में भी असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, एक्सप्रेशन भी ठीक है, तो हमारा ए वाला पार्ट सही। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एकदम बढ़िया प्रश्न है। निम्न में से कौन सा योजना का उद्देश्य नहीं है? तो ऐसा कौन सा है, जब आप कोई प्लानिंग करते हैं तो उसका इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है? क्या योजना जो है, जब भी आप कोई प्लानिंग करते हैं, जैसे आप पेपर देने के लिए जाते हैं तो आपकी प्लानिंग तो होगी ना कि आपको आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या कहता है, ये हमारे स्ट्रेस को बढ़ाता है क्या? नहीं, बल्कि हमारे स्ट्रेस को कम कर देता है। ठीक है, साथ ही हम जो भी कार्य करते हैं उस पर हमारा अच्छा नियंत्रण भी स्थापित कर देता है। और साथ ही अगर पहली बात तो गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हम पहले ही ना सारी चीजों को एग्जामाइन कर लेते हैं कि हमें आखिर करना क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि अगर हम बात करें प्लानिंग की कि इससे निजी संबंधों में सुधार आता है, तो ये गलत है। क्या मान लेते हैं आप रिलेशनशिप में हैं, तो क्या आप प्लानिंग बनाएंगे तो उससे जो निजी संबंध है वो सुधर जाएंगे? क्या आपकी फैमिली को प्रॉब्लम है, आप प्लानिंग बनाते तो क्या ऐसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो यही चीज है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ प्लानिंग, दैट इज इंप्रूविंग पर्सनल रिलेशनशिप। ओके, चलिए ये वाला जो प्रश्न है बच्चों, ये भी आपसे हो सकता है, तो 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा उच्च रक्तचाप के बारे में। ठीक है, उच्च रक्तचाप का कारण क्या है? देखो, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, ठीक है, या फिर ये आनुवंशिक भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि आपकी एज अभी 20 से 25 है, धीरे धीरे आप 35 से 40, 40 से 45 होंगे। तो ऐसे बढ़ते 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 क्या होगा, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपकी जो ब्लड प्रेशर होगा ना, उसकी समस्या आपकी बढ़ती जाएगी। अगर आप धूम्रपान करते रहेंगे, ठीक है, शुरुआत से ही, किशोरावस्था से ही अल्कोहल लेते रहेंगे, अगर आप मोटापे के शिकार हो जाते हैं या फिर सारी गतिविधियां नहीं करते हैं, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपका ब्लड प्रेशर और तेजी से बढ़ता चला जाएगा। और आजकल ये ज्यादातर आप जो बाहर का खाना वगैरह खाते हो ना, उसकी वजह से भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे हमारा डी वाला सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी के बारे में। ठीक है बच्चों, व्हाट इज द केस ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बच्चों, अब आइए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमें एक बीमारी की पहचान करनी है कि जब हमारे शरीर में जो वसा यानी कि फैट की मात्रा बहुत अधिक स्तर तक बढ़ जाती तब क्या होता है? क्या हमारे शरीर में वसा जब ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो हम मोटे हो जाते हैं, मधुमेह होता है, अस्थमा होता है, फिर पीठ दर्द होता है? तो क्या होता है भाई, जब वसा हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू BMI, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो शरीर का भार होता है, अगर उससे 20% ज्यादा हो गया तो उसे क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है, जब मैंने सिंपल यहाँ पे भार बोल ही दिया है तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल मोटापे पे आ गया है ना। इट इज द कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच द अमाउंट ऑफ फैट इन द बॉडी इंक्रीज टू अ वेरी हाई लेवल, दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, पैरालंपिक खेलों का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यानी कि जो भी गेम्स पैरालंपिक्स खेले जाते हैं उनका मुख्यालय कहां पे है? पेरिस में है, जर्मनी में है, न्यूयॉर्क या फिर डेनमार्क में? तो कहां पे हेडक्वार्टर पैरालंपिक्स गेम्स का? दैट इज
जर्मनी। कहाँ पे बच्चों? जर्मनी में है। इंग्लिश में भी आपका बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, इसको ना थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पूछा गया है हृदय निर्गम यानी कि हार्ट आउटपुट। क्या बोला है? हार्ट आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे कम्स आउट लिखा है, ये गलत है। यहाँ पे हार्ट जो आउटपुट है ना उसके बारे में बात हो रही है। तो क्या होता है हृदय निगम? बेसिकली जब भी रक्त की वह मात्रा जो प्रति मिनट हृदय द्वारा निकाला जाता है, यानी कि हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितना रक्त निकालता है, कितना रक्त पंप करता है, कोशिकाओं तक पहुंचाता है, उसको बोलते हैं हृदय निर्गम। ठीक है, क्या बोलते हैं? हृदय निर्गम बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज इजेक्टेड बाय द हार्ट पर मिनट इज कॉल्ड हार्ट कम्स आउट। ठीक है, 16वां क्वेश्चन दिखेगा। ये एकदम बढ़िया प्रश्न है और आसान तरीके से आप इसे यहाँ पे समझ भी जाएंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब किसी वस्तु को गुरुत्व क्रिया के अंतर्गत फेंका जाता है तो वस्तु को आकाश की तरफ न्यून कोण तथा जड़त्व के कारण वह गतिमान हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? यानी कि देखो, आपने क्या किया कि मान लेते हैं आपने कोई ये एक बॉल ली। ठीक है, ये हमारी जो है ये बॉल है, तो आपने क्या किया? गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हुए इसको फेंका आसमान में, या फिर कह सकते हैं आकाश में। अब आकाश में फेंकने के दौरान ये न्यून कोण तथा जड़त्व के कारण गतिमान हो गई। जड़त्व का मतलब क्या हुआ कि आपने इस पे बल लगाया है, ठीक है, और बल लगाने के बाद में जब आपने इसे आकाश में फेंका तो न्यून कोण और जड़त्व से जब वो गतिमान हुई, आकाश में गई, उसने गति पकड़ी, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? गति। गति तो पकड़ ली नहीं बोलेंगे। त्वरण, त्वरण तो हमने उत्पन्न किया है, गुरुत्वाकर्षण तो ऑटोमेटिक लग रहा है, मतलब इसको बोलेंगे हम प्रक्षेप। और प्रक्षेप के संबंध में 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको कल की वीडियो में बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में, इसकी पेपर के पार्ट 2 में। ठीक है, when a object in through under the action of gravity then the object moves at a low angle toward the sky and due to inertia it is called interpolation। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है। हमें यहाँ पे ना एक गति के नियम को पहचानना कि कौन सा है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप घुड़सवारी कर रहे हैं और घुड़सवारी करते समय घोड़ा और सवार जो है वो बहुत तेजी से गति में होते हैं, लेकिन जब जो घोड़ा जो है वो अचानक से रुक जाता है तो सवारी का निचला शरीर आराम कर जाता है जबकि ऊपर का शरीर कुछ समय के लिए गति में रहता है। मतलब कि यहाँ पे एक छोटा सा ड्राइंग बनाता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं ये घोड़ा है। अरे सजी नदी बना दिया आपने, ड्राइंग पे मत जाना, शब्दों पे जाना। ठीक है, तो ये घोड़ा बेसिकली, इसके ऊपर ये एक जो व्यक्ति है ये बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये बैठा है, जैसे ही ये जो घोड़ा था बेसिकली ये जैसे ही रुका, और रुकने के बाद में इसका जो ऊपर का एरिया था, मतलब जैसे हम बैठे हो ना, कमर वाला एरिया जो हमारा है वो तो एकदम स्थिर रहा, लेकिन जो हमारे कंधे हो गए, हमारा सर हो गया, ये एरिया थोड़ा सा चलता रह गया, मतलब कि उसमें गति बनी रही। तो ये गति का कौन सा नियम कहलाता है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर द्रव्यमान संरक्षण का? तो ये नियम कहलाता है बच्चों सबसे पहला नियम, गति का पहला नियम ही ये कहलाता है। ठीक है, बाकी इंग्लिश में देखेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड द मोशन डज रिप्रेजेंट हेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में आप ध्यान से समझना, इसमें ना आपके एक एक नंबर के 3 MCQ जो है ना आपके वो कंप्लीट हो जाएंगे। अरे सर 3 कैसे कंप्लीट होंगे? मैं समझाऊंगा, क्या टेंशन ले रहे हो। देखो यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पे आक्रामकता क्या है उसके बारे में 3 जो सिद्धांत है उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे कि वृत्ति के सिद्धांत के अनुसार आक्रामकता होती है जन्मजात भावना, यानी कि जो गुस्सा करना होता है ना ये जन्म से ही पैदा होता है, ऐसा मानते हैं। फिर सामाजिक सिद्धांत आ जाता है, तो सामाजिक सिद्धांत जो है वो क्या कहते हैं कि जो गुस्सा होता है ना, आक्रामकता, ये सीखी जाती है लोगों के द्वारा। ठीक, फिर कुंठा सिद्धांत क्या कहता है? इसके अनुसार कुंठा होने के कारण, यानी कि शुरुआत से ही आपके अंदर भावना ही नहीं है अच्छी, इसी वजह से आपके अंदर गुस्सा जो है वो पैदा हो जाता है। ठीक है, तो ये हैं आक्रामकता के कुछ सिद्धांत, जैसे वृत्ति, सामाजिक और कुंठा सिद्धांत। मतलब क्या सर? मतलब यहाँ पे हमारा पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों ही सही है आक्रामकता की परिभाषा के बारे में। ठीक है,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आपका ए बी सी सभी सही है और ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे हमने अपना खंड ए जो था इसको कंप्लीट कर लिया और खंड ए में हमारे जितने भी मेनली हमारे जो यहाँ पे 18 एमसीक्यू थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अभी हम बात करेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन की, बट लेकिन उससे पहले आपको कमेंट में बताना है कि 18 में से आपने कितने एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर राइट दिया था, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आखिर भाई आप लोगों ने तैयारी कैसी कर रखी है अपनी, है ना। बाकी आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है हमारा सेक्शन नंबर बी। ठीक है, सेक्शन नंबर दिया हुआ है हमारा बी वाला पार्ट। देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बाद यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूं कि ये जो क्वेश्चन है पहला वाला 19वां, विटामिन ए तथा डी का विस्तार से वर्णन कीजिए, तो आपसे 2 नंबर में ना कोई एक ही विटामिन पूछा जाएगा, कोई एक विटामिन, 7 विटामिन नहीं आएंगे, कोई एक विटामिन आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा। लेकिन मेरा तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा समझाऊं, इसीलिए मैंने 2 विटामिन एक साथ में ले ली। ठीक है, ताकि 2 विटामिन की नॉलेज आपको एक ही वीडियो में अच्छे तरीके से दे सकूं। ठीक है, और आप बोर भी नहीं होंगे। देखो, विटामिन ए तथा आपको यहाँ पे वर्णन करना है डी का। ठीक है, तो पहले विटामिन ए डी की हम बात कर रहे हैं, तो पहले बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। ठीक है, विटामिन ए, यह विटामिन शरीर के शारीरिक विकास, हमारी आंखों के, हमारे त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। यानी कि विटामिन ए का क्या इंपॉर्टेंस हमारे लिए, हमारे बॉडी के पर्टिकुलर डेवलपमेंट के लिए, हमारी आईज यानी कि आंखों के लिए, हमारी बॉडी की सेल्स के लिए, त्वचा को अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा है ना हमारे शरीर में, तो इससे हमें रतौंधी या फिर हमारी जो त्वचा है ये बहुत ही ज्यादा खुश्क हो जाएगी। जैसे होता है ना कि कोई 20 साल का बंदा है, उसकी जो खाल होती है यानी कि जो बेसिकली बॉडी जो होती है ना, वैसे लगता है जैसे 80 साल का कोई बुढ़ा सा आदमी हो, ऐसा लगता है। वो किसकी वजह से होता है, उसके अंदर विटामिन ए की कमी हो गई होगी, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, बाकी आगे देखते अगले क्वेश्चन को। मतलब अब इसमें स्रोत है कि आखिर हमें विटामिन ए जो वो कहाँ से मिल सकता है। तो जितने भी पीले और नारंगी फल होते हैं, जैसे कि आप पपीता खा सकते हैं, आप खरबूजा खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, गाजर, हरे पत्ते सब्जियां, पालक, बंद गोभी, मटर, दूध या दूध वाले उत्पाद जैसे कि दही हो गया, आपका लस्सी हो गया, ठीक है, घी हो गया, ये आप खा सकते हैं। इससे आपको विटामिन ए बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों विटामिन डी के बारे में। अब देखो, विटामिन डी जो है ये एक ऐसा विटामिन है जिससे हमारी बॉडी, हमारा शरीर खुद ही पैदा कर लेता है, और यह शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। यानी कि हमारे शरीर में कैल्शियम को उचित मात्रा में, फास्फोरस को उचित मात्रा में बनाए रखना, उसको संचालित करना, ये इसका ही काम होता है। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में ये विटामिन डी नहीं होगा तो उससे रिकेटस यानी कि सूखा रोग हो जाएगा। जैसे मैंने आपको विटामिन ए का उदाहरण दिया था, ठीक इसी तरीके से डी का भी पार्ट हो जाता है। ठीक है, अब विटामिन डी हमें मिलेगा कैसे, तो विटामिन डी हमें दूध के जितने उत्पाद होते हैं, जैसे दूध हो गया, दही, मक्खन, ये चीजें आ जाती हैं। और सूर्य के प्रकाश में तेल मालिश की जा सकती है। आपकी जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे से, देखा होगा ना आपने, वो जो कुछ तेल वगैरह होते हैं उनसे मालिश की जाती है, तो उससे विटामिन डी मिलता है। साथ ही हरी सब्जियां होंगी, मछली व तेल हो गए, इन सभी से आपको विटामिन मिलता है। लेकिन जो शाकाहारी हैं उनके लिए पनीर वगैरह हो गए या फिर चने, दाल, इन्हें आप अंकुरित करके खा सकते हैं, तो उससे आपको विटामिन डी मिलता है। और सबसे बढ़िया मैं चीज बताऊं आपको, जब भी आप सुबह उठो ना, तो आप ज्यादा नहीं 2 से 5 मिनट के लिए आप छत पे जाओ और जो सुबह उगता हुआ सूरज होता है ना उससे देखो, आपको एक नंबर का मजा आएगा उसको देखते हुए। ठीक है ना, और इसी दौरान आप प्रणाम भी कर सकते हो। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि अगर एक आपने मोटिवेशन लाइन भी सुनी होगी ना, कि अगर आपने सूरज को उठाना शुरू कर दिया, मतलब सूरज उगने से पहले आप उठ गए, तो आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन अगर सूरज ने आपको उठाना शुरू कर दिया तो आप नाकामयाब रह जाओगे, ऐसे बोला जाता है। तो ये कुछ एक मतलब कि नॉर्मली मोटिवेशन वाली लाइन थी। ठीक है ना, चलिए, तो विटामिन ए तथा डी के बारे में आपको ये पता चल गया कि ए का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, डी का क्या है, और स्रोत कैसे कैसे होते हैं के बारे में। ठीक है, अब इंग्लिश में देखेंगे विटामिन ए तथा डी के बारे में। विटामिन ए के बारे में, के सोर्स के बारे में यहाँ से पढ़ लीजिए, फिर आप पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में, और विटामिन डी के सोर्स के बारे में यहाँ से पढ़ सकते। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों कि व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। ठीक है,
और व्यक्तित्व के कर्तव्य निष्ठा संबंधी लक्षण लिखिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम दो क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं। एक तो व्यक्तित्व का मीनिंग क्या होता है, ये आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है, और अलग से 2 नंबर में जो वो बिग 5 थ्योरी के बारे में बात थी ना, तो उसी में से एक लक्षण है कर्तव्य निष्ठा संबंधी लक्षण, तो ये अलग से आपसे 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। याद रखो कि मैं आपकी तैयारी एक ही क्वेश्चन में 2 नंबर की, 4 नंबर की, 3 नंबर की सारी करवा देता हूं, जिससे आपको कोई और ज्यादा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। पहले हम बात करते हैं व्यक्तित्व शब्द के बारे में। तो देखो, एक जो पर्सनैलिटी वर्ड होता है, व्यक्तित्व शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से, ठीक है। लैटिन भाषा का एक शब्द है पर्सोना, जिसका मेनली अर्थ हम ये कह सकते हैं मास्क या फिर मुखौटा। तो व्यक्तित्व यानी कि मास्क या फिर कह सकते हैं मुखौटा। बेसिकली जैसे हम इंसान है, तो हम इंसान के रूप में क्या है, हमारा एक रूप आकार होता है, हम काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, ठीक है। हम कोई अच्छा पढ़ लिखता है, कोई अनपढ़ रह जाता है, सामाजिक रूप से कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी के अंदर भावनात्मक गुण अच्छे हैं, यानी संवेदनशीलता है, किसी के पास एक रुचि है, किसी के पास 10 रुचियां हैं, किसी का व्यापार जो व्यवहार है वो क्रोध वाला है, ठीक है। बिहेवियर अच्छा है किसी का खराब है, किसी के पास कैसी योग्यता है, किसी के पास और कैसी योग्यता है। तो ये जो विशेषताएं होती है सभी मिलाकर ये बनती हैं व्यक्तित्व। एक व्यक्ति की इन सारी जब विशेषताओं को हम अध्ययन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, अच्छा है, भला है, बुरा है, वटेवर कैसा है, ठीक है। उसके बाद में अब बारी आती है कर्तव्य निष्ठा संबंधी लक्षण के बारे में। कौन कौन से लक्षण होते हैं? बेसिकली देखो, जब हम बिग 5 थ्योरी की बात करते हैं तो इसमें हम व्यक्ति के विकासात्मक के संबंध में जो लक्षण है वो बात करते होते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे कर्तव्य निष्ठा संबंधी लक्षण। ये क्या मतलब, कोई भी व्यक्ति जो भी कार्य अपना कर रहा है, ठीक है, वो कार्य कितने कर्तव्य निष्ठा के कर रहा है, ठीक है, कितने कठोर परिश्रम से कर रहा है, किस तरीके से वो योजना बना के अपने कार्य को अंजाम दे रहा है, और योजना बनाने के बाद भी अगर कोई चुनौती आ रही है तो वो उसका सामना कैसे कर रहा है, ये इसमें अध्ययन किया जाता है या फिर इससे आकलन किया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। व्यक्तित्व शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, और कर्तव्य निष्ठा संबंधी लक्षण, जैसे मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको YouTube वीडियो के माध्यम से आपके पेपर की तैयारी करवाऊं, तो इसमें आप देखेंगे मेरा कर्तव्य निष्ठा को, मेरे परिश्रम को, मेरी योजनाबद्ध को। जैसे मैं आपके लिए MCQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसी वीडियोस लाता हूँ, कुछ चुनौतियां आती हैं, कभी लाइट चला जाता है, कभी वीडियो करप्ट हो जाता है, दोबारा बनाना पड़ता है, और मैं आत्म अनुशासित हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरे कर्तव्य निष्ठा संबंधी लक्षण है कि मैं आपको पेपर करवाऊंगा ही करवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब इसी को आप इंग्लिश में देख लीजिए, डिफाइन पर्सनैलिटी, ठीक है। और इसके आपको जो पर्सनैलिटी के लक्षण लिखने थे, ठीक है ना, उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये दोनों के दोनों पार्ट आपके यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है बच्चों, और ये प्रश्न भी हो सकता है आपसे 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको आंसर ऐसे बताऊंगा, 2 नंबर में आएगा तो आप ज्यादा नहीं 3 से 4 पॉइंट लिखिए, 3 में आएगा तो आप 4 से 5 या फिर 5 से 6 पॉइंट लिख दीजिए, इस तरीके से। तो एक ही बार में हम 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी कर लेंगे। देखो, एक व्यक्ति के लिए वसा की उपयोगिता समझिए, यानी कि हमारे लिए, आसपास के हमारे लोगों के लिए, ठीक है, हर एक मनुष्य के लिए वसा क्यों उपयोगी है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। वसा उपयोगी इन द सेंस इसलिए है क्योंकि देखो, हमारे आहार में कई तरीके के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, आयरन, मिनरल जिसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो उसी में से एक पोषक तत्व होता है इंपॉर्टेंट, जो हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान देता है। जैसे मुझे ऊर्जा प्रदान कर रहा है वसा, ताकि मैं बोल सकूं, वीडियो बना सकूं, ठीक है। 1 ग्राम वसा में 9 से 11 कैलोरीज, कितनी, 9 से 11 कैलोरीज। तो याद रखना, आपसे क्वेश्चन में जो है ना कि MCQ में पूछा जा सकता है कि 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरीज होती है, 9 से 11 कैलोरीज मिलती है, ठीक है। आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट भी शरीर में वसा के रूप में संचित हो जाता है, यानी कि हमारे शरीर में अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में है तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो वसा के रूप में हमारे शरीर में संचित हो जाता है, भंडार हो जाता है, ठीक है। अब अगर एक चीज ना बहुत अच्छी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मोटे नहीं हो रहे हैं ना, तो आप ऐसा खाना खाओ जिसमें बहुत ही ज्यादा वसा हो, ठीक है। जैसे आप बाहर का खाना खाएंगे तो इससे आपके शरीर को चर्बी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि लंबे समय तक चलने वाली जो सारी क्रियाएं होती हैं, इनमें यह ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम आ जाती है। जैसे आपको
बहुत देर तक पढ़ना होता है, ठीक है। वैसे तो सारी क्रिया नहीं तो मानसिक हो गई। हम ये कह सकते हैं जैसे आपको जैसे कुछ मजदूर देखे होंगे ना आपने, जो बेलदारी का काम करते रहते हैं, कुछ किसान जो है पूरे दिन रात काम करते रहते हैं, तो उनके लिए वसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कैलोरी को बर्न करते हैं। इसलिए इसमें ये जो वसा होती है, ये हमारे विटामिन जैसे ए, डी, ई, के, इसके अवशोषण में सहायता देती है, यानी कि ये विटामिन को अधिक से अधिक हमारे बॉडी तक पहुंचा पाती है, ये बात है इसकी, ठीक है। तो वसा की उपयोगिता के बारे में आपको ये समझ में आ गया अच्छे तरीके से। आगे बढ़ेंगे तो अगला दिया हुआ है एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ फैट फॉर अ पर्सन। बिल्कुल ठीक है भाई, ये रहे आपके कारण, आप समझ लीजिए तरीके से। चलिए अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है अस्थि भंग के मुख्य कारण लिखिए। अस्थि भंग यानी कि हमारी जो हड्डियां होती हैं जब इनमें फ्रैक्चर आ जाता है एक तरीके से, तो इसके मेनली रीजंस क्या क्या होते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर ये प्रश्न आपका 2 नंबर में आए तो आप ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 पॉइंट लिखना, और यही प्रश्न आपका 3 नंबर में आ जाए तो आप 4 से 5 पॉइंट लिख देना, जितना कि मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अस्थि भंग के मुख्य कारण के लिए मैं आपका 2 नंबर की भी प्रैक्टिस और 3 नंबर की प्रैक्टिस एक ही वीडियो में करवा देता हूं, है ना। तो इससे आपकी एक ही साथ में 2 प्रैक्टिस हो जाएंगी, ठीक है। देखो पहले आप ये समझो अस्थि भंग का मतलब क्या होता है। अस्थि यानी कि हमारी हड्डियां, यानी कि हमारी जो बोन्स होते हैं, इसके बारे में। तो अस्थि पर जब कोई तेज प्रहार होता है या फिर टक्कर होती है, तब हम बोलते हैं कि अस्थि भंग हो जाता है, जिससे हमारी हड्डियां जो होती है उससे नुकसान पहुंचता है बेसिकली। जैसे कि खेलों में जो खिलाड़ी होते हैं, ये जब आपस में जोरदार टक्कर हो जाती है, और ये किस किस खेल में होता है, जैसे कि कई बार वॉलीबॉल में भी हो जाता है, कई बार खो खो में हो जाता है, कबड्डी में भी कई बार हो जाता है। तो जब इनमें जोरदार एक टक्कर हो जाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि खिलाड़ी जो है वो किसी एक भारी उपकरण से टकरा जाता है। जैसे खो खो होता है तो उसमें जो खंबा नहीं होता है, जैसे इधर उधर भागते रहते हैं, ठीक है ना, लाइन के बीच में, ठीक है, एंडिंग पॉइंट पे, तो उससे कभी टकरा जाते हैं। कभी कोई बंदा जो है फुटबॉल में गोलकीपर जो है वो उसके खंबे से टकरा जाता है, फिर नेट जाल से टकरा जाता है। तो उससे क्या होता है, उसकी हड्डियों को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है, ठीक है, तो टक्कर हो जाती है। उसके बाद आघात, बलपूर्वक या फिर अप्राकृतिक गतिविधि, दैट मीन्स आघात यानी कि आप वो जो बंदा है वो किसी तरीके से किसी सख्त जगह पर गिर जाता है, ठीक है, या फिर आप किसी को बेसिकली चोट पहुंचाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो उससे भी उसका अस्थि भंग हो जाता है। जैसे आपने किसी की रीढ़ की हड्डी पे रख के एक मुक्का मार दिया दबा के, खींच के पीठ पे, और वो एक कुपोषण का शिकार है, गई बार उसकी हड्डी तो एकदम पूरी तरीके से, है ना। तो ये चीजें आ जाती हैं। के बाद लंबी दूरी या फिर कुछ ज्यादा लंबी अवधि की दौड़ या फिर पैदल चल, जैसे कि 10 से 15 किलोमीटर की आप दौड़ लगा रहे हैं, तो ऐसे में आपको आराम करना चाहिए, बीच बीच में आराम, यानी कि थोड़ा स्लो तरीके से भागना चाहिए, पानी वगैरह पी लेना चाहिए थोड़ा बहुत हल्का मात्रा में। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे आपका जो लिंगामेंट्स होंगे, जोड़ों के लिंगामेंट्स, मेनली आपके जो घुटने वाले लिंगामेंट्स होते हैं, उनमें दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, वही मैंने आपको जो कुपोषण का शिकार वाली बात बताई थी ना, वही चीजें आ जाती है। और मेनली ये पता है किन में देखा जाता है, जो ज्यादातर बाहर का खाना खाते हैं, ठीक है, जो शारीरिक गतिविधि बिल्कुल भी नहीं करते हैं, साथ ही अधिक से अधिक जो कैलोरी वाला खाना है वो खाते हैं, जबकि उन्हें उतनी कैलोरी नहीं चाहिए होती है, फिर भी वो खाते हैं, इसकी वजह से भी हो जाता है। और भी बहुत सारे यहाँ पे रीजंस होते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अस्थि भंग के ये कुछ कुछ मेन रीजंस है, जो कि मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझा दीजिए, ठीक है। इंग्लिश में राइट द मेन केस ऑफ फ्रैक्चर्स, तो क्या क्या इसके रीजंस है वो आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या पूछा गया है, खेल चोटों से आप क्या समझते हैं, यानी कि खेल में हमें जो चोटें लगती हैं इसका क्या मतलब है। क्या खेलों में अभ्यास प्रशिक्षण के दौरान, स्पर्धा के दौरान, ठीक है, या फिर कैसे भी चोट लगती है उसको बोलते हैं। जी हाँ बिल्कुल, खेल चोटों का हमारा मतलब ये होता है जब भी कोई खिलाड़ी खेल खेलने का अभ्यास कर रहा होता है, जैसे होता है ना कि कोई हॉकी खेलने जा रहा है तो उससे पहले, मैच से पहले वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है, तो उस समय वो जो अभ्यास कर रहा होता है, या फिर कोई कोच अपने स्टूडेंट को, टीम को प्रशिक्षण दे रहा होता है, या फिर जब आप कंपटीशन कर ही रहे होते हैं उस दौरान जब कोई छोटी मोटी आपको चोट लगती, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी चोट लगती है, उसको बोलते हैं खेल चोट। यानी कि खेल में अभ्यास, प्रशिक्षण और कंपटीशन के दौरान लगने वाली चोट को खेल चोट कहते हैं, ठीक है। बेसिकली खेलों में खेल खेलते समय सारे क्रियाकलाप करने के दौरान जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, ये वैसी परिस्थिति होती है जिसमें
खिलाड़ियों में खेलों में भाग लेने की स्थिति नहीं रह जाती। यानी कि खेल चोटों का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसी चोट जिसमें वो बंदा अब दोबारा से उस खेल में भाग ना ले पाए या फिर उसके अंदर वो क्षमता ही ना रहे, तब हम बोलेंगे कि हाँ ये खेल चोट है, कि अब वो भाग नहीं ले पाएगा खेल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं खेल चोट के बारे में। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आप समझ गए होंगे। इसी को आप इजीली इंग्लिश में देख सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई स्पोर्ट्स इंजूरियस। तो स्पोर्ट्स इंजूरियस के बारे में आपका क्या मानना है, क्या समझते हैं आप, उसके बारे में आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, कई बच्चे मुझसे हर बार कहते हैं कि सर जी बीएमआई के बारे में ना आप एक वैसा क्वेश्चन ले आइए फॉर्मूला वाला जिससे हम अच्छी तरीके से समझ पाए। तो आइए एक फॉर्मूला बेस्ड हम यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए लेके आ चुके हैं। यहाँ पे दिया गया बच्चों कि एक व्यक्ति 80 किलोग्राम का है जिसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर। इस व्यक्ति के बीएमआई यानी कि बॉडी मास के इंडेक्स की गणना कीजिए तथा इसकी श्रेणी भी बताइए। ठीक है, तो व्यक्ति का भार कितना है बच्चों, 80 किलोग्राम है। तो हम बीएमआई बेसिकली कैसे निकालते हैं, बीएमआई हम निकालते हैं भार जो कि किलोग्राम में लिखते हैं, उसके बाद में उसकी हाइट। ठीक है, हाइट इंटू हाइट जो कि 1 मीटर में होगी, नॉर्मली रहेगी। ठीक है, तो उसकी हाइट कितनी है 1.6 mm है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है 1.6 ही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो भार कितना है 80 किलोग्राम है, तो हमने लिख दिया भार कितना है हमारा 80 किलोग्राम है। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई इंटू ऊंचाई मीटर में करेंगे तो 1.6 इंटू 1.6। अब देखो क्या होगा यहाँ पे हम कितना करेंगे, ये 100 ऊपर पहुंचा दिया, ये 16 हो गया, तो मतलब 80 इंटू 100 एंड 16 इंटू 16 दैट मीन्स कि 8000 बटे में 256 और इसको डिवाइड करेंगे तो 31.25 आ जाएगा। तो बीएमआई का जो हमारा इंडेक्स है उसमें 31.25 किस में आता है, यह स्थूलता वर्ग की श्रेणी में आता है, कि मोटापे वाली श्रेणी में आता है ज्यादातर। ठीक है, तो ये है बीएमआई की गणना का सूत्र, जिसमें किसी भी व्यक्ति का आपको भार और उसकी ऊंचाई को ऊंचाई से गुणा करना है मीटर में, बस उसको डिवाइड कर देना, आपका बीएमआई निकल जाएगा। श्रेणी बतानी है तो ये श्रेणी 31.25 की श्रेणी नंबर 1 में आ जाती है। ठीक है भाई, कंप्लीट समझ गए। अब इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख लीजिए, क्या दिया हुआ है, 1 पर्सन 80 kg and height is 1.6 meter. The BMI of the person is calculate BMI and also tell its range. तो के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे इंग्लिश में मुझे मिला नहीं था तो मैंने इसे भी हिंदी में ही लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, बाकी आप सभी समझ तो गए ही होंगे कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से सेक्शन बी के 2 नंबर के हमारे 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब जो हमारा सेक्शन आएगा बच्चों वो आएगा सेक्शन नंबर सी, जिसमें 3 नंबर के 6 क्वेश्चन है। सेक्शन डी जिसमें 4 नंबर के 3 क्वेश्चन है। सेक्शन ई जिसमें 5 नंबर के 4 क्वेश्चन है। 3 नंबर में 5 करने हैं और 5 नंबर में आपके 3 करने हैं, इस तरीके। ठीक है, तो इसके लिए हम आपकी पार्ट 2 की जो वीडियो है वो अलग से बना देंगे, जिसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दे दिया जाएगा। ठीक है, जिससे आप देख लेना, या फिर आप वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे चेक कर लेना, वहां पे भी आपको पार्ट 2 का वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज की हमारी ये वाली जो वीडियो थी यहाँ पे खत्म होती है, और आई होप कि आप सभी को जो मैंने आज समझाया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो क्या कीजिए, जितना हो सके आप उतना इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे बच्चों उतना ही ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा आपके लिए ऐसे ही और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, तो लाइक कीजिए और साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, जो भी फिजिकल एजुकेशन के आपके दोस्त हैं उनके साथ में, क्लासमेट्स जो भी हैं, ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सके। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ एमसीक्यू का जरूर बता के जाना 18 में से कितने का आंसर सही दिया। ठीक है ना, ताकि मुझे भी तो पता चले कि हाँ भाई कैसी तैयारी चल रही है आपकी। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इस पेपर के पार्ट 2 के साथ में। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।